तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 138 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर नैम को, जिसने जिनचॉल का सीक्यूसी इस्तेमाल करके जुनहॉन नाम के बंदे की वाट लगा दी होती है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक पुराना सीन, जिस वक्त मैनेजर नैम जिनचॉल का सीक्यूसी सीखने के लिए ट्रेनिंग कर रहा था। और इसी के साथ साथ हमें पीछे से नैम की वॉइस ओवर भी आ रही होती है। मैंने अपनी ट्रेनिंग में काफी ज्यादा मेहनत करी है। मैंने अपने सोने के टाइम को भी कम कर दिया था ताकि मुझे ज्यादा वक्त मिल सके ट्रेनिंग के लिए। यहाँ तक कि मैंने अपने खाने पीने का समय भी कम कर दिया ताकि मैं ट्रेनिंग कर सकूं। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं उस इंसान की बराबरी तक नहीं पहुंच पाया। उस इंसान की ऊंचाई एक अलग ही लेवल पे है। बट इतने में ही नैम के पीछे से सैंटियागो और एल्बर्ट आते हैं और दोनों के दोनों नैम के कंधे में हाथ रखते हैं। और एल्बर्ट कहता है, कैप्टन की स्किल्स को कॉपी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। सैंटियागो कहता है, कैप्टन का सीक्यूसी और उनका क्राव मागा काफी ज्यादा यूनिक है। और क्राव मागा भी शायद किसी तरीके की टेक्निक होती होगी, लेकिन हमें इस बारे में नहीं पता। किसी को पता हो तो बता देना। तो खैर इन दोनों की बात सुन के जो नैम होता है कहता है, नहीं, मैं जो करना चाहता हूँ वो उससे भी ज्यादा है। मैं उस इंसान की स्किल्स सीख के वॉर मोड में जाना चाहता हूँ। लेकिन भले ही मैं सिर्फ उनकी कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये उनके लिए मेरी एक रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका है। और प्रेजेंट मोमेंट में इसी के साथ नैम ने जुनहॉन के ऊपर सीक्यूसी चला दिया होता है जिनचॉल का। और यही चीज हमने पिछले चैप्टर में भी देखी थी। बट अभी हमें इस सीन के आगे का भी दिखाया जाता है। जुनहॉन के जैसे ये सीक्यूसी के अटैक्स पड़ते हैं तो उसकी हालत खराब हो जाती है। बट नैम अब भी रुका नहीं होता। वो लगातार जुनहॉन के ऊपर और ज्यादा अटैक्स करे जा रहा होता है। और ये अटैक बिल्कुल जिनचॉल के अटैक्स की ही तरह होते हैं। जुनहॉन के ऊपर ये सारे अटैक्स करते हुए नैम अपने मन में बोल रहा होता है, मैं सिर्फ सर जिनचॉल के नक्शे कदम पे चलना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरा ये अटैक सर जिनचॉल से कंपेयर करने के लायक होंगे। और ये अटैक खाते हुए जुनहॉन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या आखिर ये क्या चल रहा है, आखिर ये है क्या। और अभी जुनहॉन को नैम की जगह एक स्पार्टन नजर आ रहा होता है, क्योंकि नैम अभी एरिस का एक सच्चा स्पार्टन बन चुका होता है। और इसी के साथ जुनहॉन की हालत खराब हो जाती है और वो जमीन में पड़ा पड़ा अनकॉन्शियस हो जाता है। इसके बाद नैम कहता है, आपको क्या लगता है ये कैसा था, क्या इतना काफी था, क्या मेरी टेक्निक्स अच्छी नहीं थी मैंने ये सीखने के लिए। और ये कहते हुए नैम भी अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन जिनचॉल उसको नीचे गिरने से रोक लेता है और पकड़ लेता है। इसके बाद जिनचॉल एक स्माइल के साथ कहता है, तूने बिल्कुल सही कहा, तेरे अटैक्स इतने भी बेकार नहीं थे। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा सिर्फ अपना नजरिया है, लेकिन असल में तू बेहतर हो चुका है। इसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं मैनेजर किम की फाइट चल रही होती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्क के साथ। और इन दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक चल रही होती है। दोनों ही छोटे छोटे चाकुओं से बिल्कुल इस तरह से लड़ रहे होते हैं जैसे इनके हाथ में तलवार होगी। अभी मैनेजर किम इस बंदे के साथ फाइट कर ही रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही अगल बगल से और भी बंदे आ जाते हैं मैनेजर किम के ऊपर अटैक करने के लिए। अभी मैनेजर किम 4 बंदों से चारों तरफ से घिर चुके होते हैं और ये चारों बंदे अपने चाकुओं से एक साथ अटैक करते हैं मैनेजर किम के ऊपर। लेकिन मैनेजर किम हवा में जंप करके पीछे की तरफ जमीन में आ जाते हैं, जिस वजह से वो इनके इस अटैक से भी बच जाते हैं। और इसके बाद वापस से गोली की रफ्तार से इनकी तरफ आते हैं और इन सब के अपने चाकू से कट मार देते हैं। एग्जीक्यूटिव पार्क के गाल पे भी अभी कट पड़ा होता है, इसलिए वो अपने मन में बोल रहा होता है, ये कमाल का है और इसके अटैक्स काफी ज्यादा स्मूथ हैं। बट इतने में ये सारे बंदे दोबारा से अपने अंदर जोश पैदा करते हैं और टूट पड़ते हैं मैनेजर किम के ऊपर। ये सारे अभी लगातार मैनेजर किम के ऊपर अपने चाकू से अटैक कर रहे होते हैं और मैनेजर किम उनके अटैक्स को लगातार डॉज कर रहे होते हैं। अभी मैनेजर किम और इन बंदों के चाकू से चाकू टकराने से चिंगारियां निकल रही होती हैं, यानी कि फाइट अभी काफी ज्यादा इंटेंस चल रही होती है। और ये बंदे आपस में बोल रहे होते हैं, इसके ऊपर एक साथ हमला करके इसको हरा देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना अच्छा फाइटर है, ये सिर्फ एक इंसान है और अगर हम इसके ऊपर लगातार अटैक करते रहेंगे तो ये जल्दी ही थक जाएगा। अभी इन सारे बंदों को ऐसा लग रहा होता है कि इन्होंने मैनेजर किम को घेर लिया है और अभी मैनेजर किम मुश्किल में है। लेकिन एग्जीक्यूटिव पार्क मैनेजर किम को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं, हमने इस बंदे को घेरा नहीं है, ये बंदा अपनी मर्जी से हमारे सामने चल के आया है। और अभी जैसे इनके चाकू से चाकू टकरा रहे होते हैं, इसी के साथ मैनेजर किम एक स्पेस क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा पीछे हटते हैं और पीछे आके इन लोगों को कहते हैं, मुझे लगता है अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। जैसी फिजिकल स्ट्रेंथ मेरे पास पहले थी, अब वैसी फिजिकल स्ट्रेंथ मेरे पास नहीं है। वैसे सच बोलूं, बिना मतलब में इधर उधर घूमने से अच्छा मैं चाहता था इस मामले को मैं खुद ही खत्म कर दूं। एक्चुअली जब मैं किसी के साथ मिलकर काम करता हूँ तो मुझे काम करने में दिक्कत होती है, लेकिन इस मिशन के लिए अभी मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेला हूँ। और ये कहते हुए मैनेजर किम ने अपने दोनों हाथों में चाकू ले लिए होते हैं और मैनेजर किम की बात सुन के एग्जीक्यूटिव पार्क कहता है, तुम जो बोल रहे हो उसका मतलब क्या है। मैनेजर किम अभी इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होते हैं और कहते हैं, तुम बोल रहे हो इसका मतलब क्या है।
मैं बोल रहा हूँ कि मैं अब सीरियस होने वाला हूँ, क्योंकि तुम जैसे ताकतवर लोगों के साथ मैं ऐसे रिलैक्स होकर फाइट नहीं कर सकता। अब वक्त आ चुका है अपने CQC को इस्तेमाल करने का जान लेने के लिए। और मैनेजर किम गोली की रफ्तार से अकेले ही इन सब के ऊपर टूट पड़ते हैं। और मैनेजर किम की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि सामने वाले एलाइड बंदे होने के बावजूद भी मैनेजर किम के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। और मैनेजर किम बिल्कुल गोली की रफ्तार से इन हर एक बंदे को काट के निकल रहे होते हैं। मैनेजर किम पलक झपकते ही इन बंदों के ऊपर 6-7 कट मारते हैं और लास्ट में एग्जीक्यूटिव पार्क के ऊपर काफी सारे कट्स मार देते हैं। मैनेजर किम ने देखते ही देखते इन लोगों के इतने सारे कट्स मार दिए होते हैं कि ये अब मरने की हालत में होते हैं। ये सारे अभी खून से लथपथ होकर जमीन में गिर चुके होते हैं। और मैनेजर किम कहते हैं, मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम लोग इतने भी बुरे नहीं थे, बल्कि मुझे तो यकीन नहीं होता इतने सारे लोगों के पास हाई लेवल का CQC था, इसलिए मानना पड़ेगा तुम लोग काफी ज्यादा इंप्रेसिव थे। लेकिन जो भी हो, भले ही तुम्हारे पास कोई सी भी स्किल हो, मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होने दे सकता। मैनेजर किम ने यहाँ का काम निपटा दिया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिनचॉल को, जो कि अभी अपने उस सीनियर के पास पहुंचता है जिसको किडनैप कर रखा था। जिनचॉल उस सीनियर के पास पहुंच के कहता है, ओ माय सर, ये तो तुम्हारे रिटायरमेंट का साल था और देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जनरल चो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने देश के लिए इतनी मेहनत करने के लिए। मैं जानबूझ के अपने साथ यहाँ पे कोई डॉक्टर लेके नहीं आया, क्योंकि मैं पूरी उम्मीद कर रहा था कि मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जनरल चो को छुड़ा लिया गया होता है और जनरल चो कहता है, अभी ये सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी मैं सोच रहा था। अभी सिचुएशन काफी ज्यादा बदतर हो चुकी है और जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही। बट इतने में ही जिनचॉल लोगों के सामने म्यूगन हावा के बंदे आ जाते हैं और जिनचॉल इनको देख के कहता है, लगता है ये जेंटलमैन्स इतनी आसानी से सुधरने नहीं वाले। और जो म्यूगन हावा का एक जनरल होता है चिल्लाते हुए जिनचॉल को कहता है, तो हरामजादे, मैंने फाइनली तुझे ढूंढ लिया। ऑटर हरामजादे, मैं तुझे यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। एल्बर्ट कहता है, इसे हमें हल्के में लेना चाहिए। जिनचॉल कहता है, चलो जनरल चो, इसका खेल खत्म करते हैं। और अभी जिनचॉल बढ़ने लगता है इन म्यूगन हावा के बंदों की तरफ। लेकिन जैसे जैसे जिनचॉल इनकी तरफ बढ़ रहा होता है, ये चिल्ला के जिनचॉल को बोल रहे होते हैं, हरामखोर, तुझे पता भी है हमारे पीछे किसका हाथ है? तेरी इतनी हिम्मत की तू हमें मारने आ रहा है। लेकिन जिनचॉल रुकता नहीं है और इनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, अगर तुम्हारे पीछे कोई है भी तो उससे क्या? तुम्हारे पीछे किसी के होने का क्या फायदा अगर वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता? तुम्हारे पीछे जिन भी लोगों का हाथ है, क्या वो उनसे शानदार लोग हैं जिनका हाथ मेरे पीछे है? और तुम्हें पता है मेरे पीछे किसका हाथ है? मेरे पीछे हाथ है कोरिया का। और जिनचॉल इनमें से एक बंदे के सर पे मुक्का मारता है, जिससे वो बंदा घुटनों के बल जमीन में गिर जाता है। और जिनचॉल एक स्माइल के साथ इस बंदे को कहता है, अगर तेरे पास और कोई बैकअप बचा है तो तू बुला सकता है उन्हें। मैं तुम लोगों को अब भी मौका देता हूँ, तुम्हारे पास जितने भी लोग हैं उनको लेके आओ और मेरा सामना करो। क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय तो नहीं कर रहा हूँ ना? तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते? लेकिन जिनचॉल ने सबकी हालत खराब कर दी होती है तो कोई जवाब कैसे देगा? इतने में ही एल्बर्ट को कोई खबर मिलती है, इसलिए वो जिनचॉल को कहता है, कैप्टन, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मुझे लगता है मैनेजर किम ने अपना काम पूरा कर दिया है और लगता है इस वक्त डैसिक का पीछा किया जा रहा है। अभी ये सिचुएशन काफी ज्यादा अर्जेंट है। और हम देखते हैं जो डैसिक होता है प्राइम मिनिस्टर को कार में लेके जा रहा होता है और प्राइम मिनिस्टर डैसिक को बोल रहा होता है, आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? डैसिक कहता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम सुरक्षित जगह पे जा रहे हैं। बट अभी डैसिक लोगों के पीछे 10-12 कारें भी आ रही होती हैं, जो कि भेजी होती है चेयरमैन वुचुल नैम ने, क्योंकि वुचुल इतनी आसानी से डैसिक को यहाँ से भागने नहीं दे सकता। और वुचुल का एक बंदा वॉकी टॉकी पे बोल रहा होता है, वो प्राइम मिनिस्टर को लेके भाग चुका है, हम उसे भागने नहीं दे सकते। चेयरमैन, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को लेके योंगशॉन की तरफ जा रहा है। वुचुल कहता है, वो वहाँ से आगे नहीं जाने चाहिए। दूसरा बंदा कहता है, ठीक है सर, मैं समझ गया, मैं जल्द ही सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लूंगा। प्लीज ये जो ऑपरेशन है मुझे इसकी डिटेल के बारे में बताइए। और वुचुल नैम यहाँ पे जिनचॉल लोगों के ऊपर उल्टी ही चाल चल देता है। वुचुल नैम अभी ये खबर फैलाने की कोशिश कर रहा होता है कि एक इंसान जिसके हाथ में गन थी उसने प्राइम मिनिस्टर को किडनैप कर लिया है, और इसलिए जैसे ही कोई उस बंदे को देखे जिसने प्राइम मिनिस्टर को किडनैप करा है उसे सीधा गोली मार दो। यानी कि डैसिक की जान अब काफी ज्यादा खतरे में है। डैसिक अभी बहुत तेजी से अपनी कार भगा रहा होता है, लेकिन इतने में ही उसके बगल में एक और कार आ जाती है और उस कार में बैठा हुआ होता है गोल्डन डोर का एक बंदा, जो कि चलती हुई कार से डैसिक की तरफ गन तानता है और कहता है, ये एक इमरजेंसी है, इसलिए इसे जान से मारने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसने पहले ही अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, इसलिए मैं अब इसे मारने वाला हूँ। डैसिक अभी ऐसी पोजीशन में होता है कि वो खुद को बचा ना सके और अभी डैसिक के पसीने छूट रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही जो गोल्डन डोर का बंदा होता है उसके बगल से एक और कार आती है, जिसमें बैठा होता है हमारा हांशो शियोंग और कहता है, मैं सच में यहाँ पे नहीं आना चाहता था। अभी कुछ ही समय पहले तो मैंने नई कार ली है, जो कि मैंने 60 मंथ के इंस्टॉलमेंट प्लान में ली है, लेकिन क्या इस कार की दोबारा
दोबारा से माँ बहन करना जरूरी है। वैसे जब मैं इस बारे में सोचता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है मैं हमेशा ऐसी सिचुएशन में फंस जाता हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता रहता कि मेरे दोस्त मुझसे क्या मदद मांग रहे हैं और मैं सीधा चला आता हूँ। लेकिन भला मैं इस बार अपनी वाइफ को इस बारे में कैसे समझाऊंगा? मुझे नहीं लगता इस बार मेरी बीवी मुझे माफ करने वाली है। लेकिन भाड़ में जाइए सारी की सारी बातें, अभी मैं इन सबको पकड़ के रहूंगा। भले अभी हांशु के चेहरे में स्माइल होती है लेकिन अंदर से उसका काफी ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है। यानी कि अगर हांशु का ज्यादा दिमाग खराब हुआ तो वो दोबारा से अपने खतरनाक वाले रूप में आ सकता है। लेकिन गाइस इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और अगर आप वीडियो रेगुलर देखते हो तो वीडियो तो आपको अच्छी लगी ही होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर से कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और नई मानवास को एक्सप्लेन करने के लिए। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।